वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। हम पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स के बारे में। हम डिस्कस कर चुके हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में, हेजल के बारे में, पर्सनल लाइफ ऑफ कार्ल मार्क्स के बारे में। हमने देखा थ्री लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स बाय फ्रेडरिक एंजल्स, और हमने देखा डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर का। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा क्या होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखा जाता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया इनको आप ना लिखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कीवर्ड है वो मेनली यूज होता है इकोनॉमिक्स में। हमने देखा मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखा जाता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेशनशिप के बारे में। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें उसमें दो टर्म देखे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज लेबर पावर। फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में देखा जाता है रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी और लैंड के बारे में। मीन मोड ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स की, तो उसमें हम देखते हैं कौन है हैव्स और कौन है हैव नॉट्स। तो हैव्स की बात करें उनके पास होता है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हैव नॉट्स के पास ओनरशिप नहीं होती। तो हैव नॉट्स के पास क्या होता है, बस पावर देने की क्षमता होती है। वो कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर पावर। ये तो बात रही मोड ऑफ प्रोडक्शन की। जब हम मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी सोशल चेंज के रियाल में करते हैं तो उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने क्या सोचा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उससे कुछ एक चेंज हुआ, तब एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, वो हुआ एंशिएंट स्लेव सोसाइटी। तो एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में आप देखेंगे कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कुछ प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स होंगे। फिर उसके बाद सोशल चेंज हुआ, फिर आया फ्यूडल सोसाइटी। तो ये भी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, और जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहे होंगे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन रहे होंगे। फिर उसके बाद एक सोशल चेंज हुआ, फिर आया कैपिटलिस्ट सोसाइटी या मोड ऑफ प्रोडक्शन 4, जिसमें पर्टिकुलर टाइप के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहे होंगे, पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिले होंगे। फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद जो सोसाइटी आने वाली थी उसको कहा गया कम्युनिज्म या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन 5 कहिए। और लेकिन इंटरवीनिंग पीरियड में एक सोसाइटी थी, उसका नाम है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और सोशलिज्म। तो इस बात को हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में कि क्या होता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और सोशलिज्म, और ऐसा इसको क्यों कहा जाता है, और कैसे सोशलिज्म डिफरेंट है कम्युनिज्म से। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस फिगर को स्टडी कर लिया है, और इसके चेंज को जो रीड करने का तरीका था उसको हमने कहा हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। आज हम इसी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इसको क्यों कहा गया है हिस्टोरिकल, क्योंकि चेंजेस इन स्टेज ऑफ हिस्ट्री। हम सोशल चेंज को स्टडी कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री में जाकर। अगर चेंज है तो किसका चेंज है, एक तो सोसाइटी का चेंज है। और सोसाइटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मटेरियल कंडीशन चेंज हो रही है। मटेरियलिज्म का चेंज है, मटेरियल कंडीशन में मीनिंग क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप चेंज हो रही है, या ओनरशिप किसके पास पहुंच रही है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, मीन्स इकोनॉमी चेंज हो रही है। अब देखिए हिस्ट्री में कुछ चेंज हुए, उसकी स्टडी की, लेकिन थ्रू चेंज इन इकोनॉमी, थ्रू चेंज इन मटेरियल कंडीशन। तो आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो थ्योरी है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ज़रूर, लेकिन उसमें हिस्ट्री की स्टडी है, सोसाइटी की स्टडी है, प्लस इकोनॉमी की स्टडी है, और थोड़ा बहुत फिलॉसफी भी देखने को मिलेगी जब हम कम्युनिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो देखिए कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। तो इस कमेंट को आप किस टॉपिक में लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। जब आप चैप्टर नंबर 1 सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन को कर रहे होंगे, उसमें स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, तो इसमें मैं आप एक आंसर लिखवाऊँगा इंटरडिसिप्लिनरिटी के बारे में। उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे सोशियोलॉजी में इंटरडिसिप्लिनरिटी देखने को मिलती है। इंटरडिसिप्लिनरिटी, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म इज मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी। तो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, हम स्टडी कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज। और क्या चेंज कर रहे हैं मेटेरियलिस्टिक
इंटरप्रिटेशन में क्या देख रहे हैं? रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी देख रहे हैं। मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड इट कंसीडर्स दैट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ प्रोडक्शन रादर देन आइडियाज। तो जो मटेरियल कंडीशन देखी वो किसकी देखी? एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एट ए पर्टिकुलर टाइम, विथ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, विथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन रादर देन आइडियाज। ये हेजल वाली बात नहीं है, ये मटेरियल रियलिटी वाली बात है। एक्स पर मार्क्स इवन द न्यूएस्ट और अर्लियर इन्वेंशंस वर आल्सो बेस्ड ऑन मटेरियल रियलिटी। जो उन्होंने एग्जांपल दिया व्हील का, कि कोई भी इन्वेंशन मटेरियल रियलिटी के आधार पर होता है, ना कि आइडिया के आधार पर। ये कौन बोल रहा है? मार्क्स साहब बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा व्हील इट वाज इन्वेंटेड बिकॉज समवन मस्ट हैव सीन रोलिंग पेबल और फ्रूट एटसेट्रा। तो किसी ने पेबल को देखा होगा लुढ़कते हुए, इसलिए वो व्हील को सोच पाया होगा। तो व्हील अगर बना है, आइडिया ऑफ व्हील आया है, तो कहाँ से आया है? वो मटेरियल रियलिटी से ही आ पाया। तो मार्क्स आप कह रहे हैं इन्वेंशन इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ मटेरियल रियलिटी नॉट आइडियाज। तो आइडियाज के बारे में कौन कह रहा है? हेजल। हेजल कह रहे हैं कि आइडिया से मटेरियल रियलिटी है, जबकि मार्क्स कह रहे हैं मटेरियल रियलिटी से आइडियाज हैं। तो हेजल को अपसाइड डाउन कर दिया किसने? मार्क्स साहब ने। मार्क्स इन ऑर्डर टू थिंक मैन मस्ट लिव, इन ऑर्डर टू लिव मैन मस्ट ईट, इन ऑर्डर टू ईट मैन मस्ट प्रोड्यूस। अब देखिए हेजल किस पर फोकस करते हैं? थिंकिंग पर। मार्क्स कहते हैं चलिए आप थिंकिंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे चलिए। अगर कोई सोच रहा है मीन्स वो जी रहा होगा, अगर कोई जी रहा है मतलब वो खा रहा होगा, अगर कोई खा रहा है मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। मीन्स अगर कोई सोच पा रहा है तो वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन रिलेशनशिप। प्रोडक्शन रिलेशनशिप आप किस में स्टडी करते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन में। मोड ऑफ प्रोडक्शन में। तो मार्क्स आप कह रहे हैं आप जो आइडिया वाइडिया की बात कर रहे हैं, थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें ही एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। सो फर्स्ट एक्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दैट इज फूड। Thus, material reality proceeds. Thoughts and ideas are nothing more than reflection of material reality. जैसी material reality होगी, वैसे ही आपके आइडिया होंगे। आप अगर एक प्रिमिटिव सोसाइटी में हैं, तो आपके आइडिया वैसे होंगे। आप एक एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में हैं, आपके आइडिया वैसे होंगे। आप एक फ्यूडल सोसाइटी में हैं, आपके आइडियाज़ वैसे होंगे। और आप एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में हैं, तो आपके आइडिया वैसे होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लगाया, भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। तो भजन मीन्स आइडिया। तो आइडिया तो आपको भूखे पेट नहीं मिलेगा। तो पेट को भरने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बाद ही आइडिया वाइडिया लगेगा। हिस्टोरिकल materialism is called materialistic because Marx considers that matter or material reality is the basis of any change. तो मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मटेरियल रियलिटी मीन्स संसाधन और इकोनॉमी, और कहिए मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक और लार्जर लेवल पर देखें तो इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन ही कहेंगे। तो मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर सोशल चेंज को एनालाइज कर पा रहे हैं, और आप जानते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एक मटेरियल रियलिटी। दस मार्क्स इंटरप्रेटेड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन द मटेरियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर मटेरियल कंडीशन के चेंज के रिस्पेक्ट में मार्क्स देख रहे हैं सोशल चेंज को, जबकि हेजल साहब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? आइडिया के चेंज में देख पा रहे हैं किसको? सोशल चेंज को। कार्ल मार्क्स इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन विच डिटरमाइन देयर बीइंग। मीन्स मटेरियल रियलिटी के बारे में आइडिया कुछ नहीं बताता। मीन्स आइडिया से मटेरियल रियलिटी नहीं है, बट देयर बीइंग, बीइंग मतलब मटेरियल रियलिटी डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स आइडिया। भूखे पेट हैं कि भरे पेट हैं, उसी आधार पर आपके आइडिया आएंगे। मार्क्स रिगार्ड पीपल एज बोथ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। दे मेक सोसाइटी एंड देमसेल्फ बाय देयर ओन एक्शन। मार्क्स कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक सब्जेक्ट भी है, मीन्स सोसाइटी को बना भी रहा है, और ऑब्जेक्ट भी है। इसका मीनिंग क्या है? वो सोसाइटी से बन भी रहा है, मीन्स
एक व्यक्ति सोसाइटी को सोसाइटी बनाने में मदद भी करता है, फिर उसके बाद उस सोसाइटी से प्रेम भी हो जाता है। तो वह सोसाइटी को भी बनाता है और खुद को भी बनाता है बाय देयर ओन एक्शंस। हिस्ट्री इज देयरफॉर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सेल्फ क्रिएशन, yet people are also products of society shaped by the social relationship and system of thought they create। तो ये कुछ बात कह रहे हैं, सेल्फ क्रिएटर है कौन? ह्यूमन। तो ये जो भी सोसाइटी बनाई गई वो ह्यूमन ने बनाई और फिर ह्यूमन भी उस सोसाइटी से बना। हिस्टोरिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव ए पाइवोटल रोल इन हिस्टोरिकल चेंज। ये एक बहुत छोटी सी लाइन है और ये बता रही है किसके बारे में? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। आप आंसर में जब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना हो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में, तो ये भी लिख सकते हैं। जब आपको फ़ोकस किसी और कीवर्ड्स पर करना है और आपको बस पासिंग रेफरेंस देना है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, तो आप इसको यूज़ करिएगा। मार्क्स, द मेजर डायनामिक फोर्स फॉर सोशल चेंज लाइज़ इन द कंट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम। मार्क्स कह रहे हैं कि सोशल चेंज अगर होता है, तो कंट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं, वो किसी कल्चरल सिस्टम में नहीं, वो इकोनॉमिक सिस्टम में देखा जाता है। तो हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंज है, वो हो रहा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? ये बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या ये कॉन्फ्लिक्ट हैव्स और हैव नॉट्स के बीच रहता है हमेशा या और किसी के बीच? तो मैं एक डाउट यहाँ पर बनाऊँगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो हैव एंड हैव नॉट्स के बीच होगा। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इस सोसाइटी से इस सोसाइटी में, ये हैव्स एंड हैव्स के ही बीच ही होगा पर्टिकुलरली। इसको कहा जाता है माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन। अब ये कुछ की टर्म है आपके लिए, ये आपको समझने पड़ेंगे और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चेंज हो रहा होगा। तो हम इसके बारे में देखेंगे क्या होता है मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन और यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, वो कैसे डिफरेंट है यहाँ पर चेंज होने पे और यहाँ पर चेंज होने पे। तो ये जो दोनों चेंज हैं वो डिफरेंट हैं इस चेंज से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सोसाइटी चेंजेस थ्रू वेरियस हिस्टोरिकल इपक मीन्स युग। तो हिस्टोरिकल इपक का मीनिंग क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको हिस्टोरिकल इपक कहिए या कहिए मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है कि सोसाइटी में बहुत सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो मार्क्स कितने मोड ऑफ प्रोडक्शन पहचान पाए? 5। एज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो कीवर्ड क्या है? टेक्नोलॉजी चेंजेस, हेंस इट इज नॉन एज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो मटेरियल रियलिटी है, मीन्स आंखों देखी। और क्योंकि हिस्ट्री में चेंज कर देख रहे हैं, इपक देख रहे हैं, इसलिए हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हम स्टडी कर रहे हैं हाउ द ह्यूमन सोसाइटी has changed through various historical periods due to change in material reality और production system और economy और technology। ये definition आप लिख सकते हैं historical material। Marx is developing an evolutionary approach to show how human society is developing from one stage to another। तो ये जो stage है, इसको ही कहा गया mode of production। तो एक mode of production से कैसे दूसरे mode of production में जा रही है ह्यूमन सोसाइटी थ्रू इवोल्यूशन, मीन्स कैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर मार्क्स देख रहे हैं रिवॉल्यूशन। फाउंडेशन टू सोशल प्रोग्रेस इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ये जो सोसाइटी बदल रही है, ये इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ऐसे लिखिए, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, द ऑनवर्ड मार्च ऑफ हिस्ट्री इज प्रोग्रेसिव। It is due to changes or improvement in production technology that societies undergo change। मार्क्सिस्ट थ्योरी देखती है चेंज को थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर होगी, होगी ही नहीं। फिर इससे ज़्यादा इसमें होगी मीन्स 1 प्लस, इससे ज़्यादा इसमें होगी थोड़ी और अच्छी टेक्नोलॉजी, इसमें और अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कम्युनिस्ट सोसाइटी में होगी और कम्युनिस्ट सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी होगी। तो मार्क्स थोड़ा प्रोग्रेसिव चेंज देख पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लुक्स एट चेंज। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में किसकी फोकस होती है? चेंज पर। और चेंज किसका बीच देखा जाता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन 1 से मोड ऑफ प्रोडक्शन 2 से 3, एमओपी 3 से एमओपी 4
MOP5 ओवर टाइम, देखिए टाइम के साथ, एंड लुक्स एट क्वेश्चंस लाइक हाउ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग क्या है? आप रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, रिलेशनशिप्स देखेंगे, मीन्स हैव और हैव नॉट्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं, हैव्स के पास क्या है और हैव नॉट्स के पास क्या है, हैव नॉट्स और हैव, हु कंट्रोल्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ये सब देखा जाता है इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। फिर से वही बात, आप इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर ना लिखें, लिखिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स एंड एंजल्स कंसीडर दैट देयर थ्योरी ऑफ historical materialism is scientific based on the exact description of actual material condition। अब देखिए, ये अपनी थ्योरी को साइंस कहना चाह रहे हैं, साइंटिफिक कहना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर है, इन्होंने हिस्टोरिकल डेटा को आया, तो इसीलिए इनको कहा जाता है पॉजिटिविस्ट। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, मार्क्स को कहा जाता है पार्ट पॉजिटिव। इनको पार्ट पॉजिटिविस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कम्युनिस्ट की जो कम्युनिज्म की थ्योरी है, कम्युनिज्म, वो फिलॉसफी है, ना कि पॉजिटिव थ्योरी, फिलॉसफी है। मीन्स इसमें कोई डेटा वेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो भविष्य में आने वाली बात है और उस पर डेटा है ही नहीं। अब भविष्य में आने वाली चीज पर क्या ही डेटा हो सकता है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द बेसिस ऑफ सोसाइटी इज इट्स इकोनॉमी, द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस, आइडियाज एंड प्रीटी मच एवरीथिंग इज शेप्ड बाय द मटेरियल कंडीशंस, दैट इज इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो मार्क्स कह रहे हैं कि इकोनॉमी है, इसको कहिए इकोनॉमी, और इसको इकोनॉमी को ही कहा जाता है बेस। तो मार्क्स कह रहे हैं इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। क्या-क्या टिका हुआ है? आपका कल्चर, आपकी एजुकेशन, आपका रिलीजन, आपकी फैमिली, इन सबको मिला के क्या कह दिया जाता है? सुपर स्ट्रक्चर। बस ये की टर्म याद रखिएगा, मीन्स बेस है और सुपर स्ट्रक्चर है। अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे बाद में। इट इज़ द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी और बेस दैट लीड टू चेंजेस इन द सोसाइटी। बेस की वजह से और सब रियाल में चेंज हो रहा है, जिसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस ही चेंज करता है किसको? सुपर स्ट्रक्चर को। अगर आपका रिलीजन चेंज हो रहा है, तो आप समझिए एज पर मार्क्स इकोनॉमी चेंज हो रही होगी। द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस, स्पेशली टेक्नोलॉजी लीडिंग टू अदर चेंजेस इन सोशल लाइफ। अब देखिए, मार्क्स इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी देख पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंज के रिस्पेक्ट में देख पा रहे हैं। तो सभी अब मोड ऑफ प्रोडक्शन जब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में। ए सोसाइटी वेयर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एवरीबॉडी इज नॉर्मल सोसाइटी फॉर मार्क्स, अदरवाइज इट इज पैथोलॉजिकल सोसाइटी फॉर मार्क्स। जहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी है, वो नॉर्मल सोसाइटी होती है, और जहाँ पर अनइक्वल सोसाइटी है, वो मार्क्स कहते हैं पैथोलॉजिकल सोसाइटी। और पैथोलॉजी समाज में रहनी नहीं चाहिए बहुत दिन तक, इसलिए इस पैथोलॉजिकल सोसाइटी को फिर से नॉर्मल सोसाइटी बनाना है, मीन्स कम्युनिज्म को लाना है। ये कौन कह रहा है? मार्क्स। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैथोलॉजिकल सोसाइटी इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब समझिए, ये एक्सट्रीम जो कीवर्ड लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मार्क्स कह रहे हैं अनइक्वल सोसाइटी होती है पैथोलॉजिकल सोसाइटी। तो अनइक्वल सोसाइटी कौन सी है एज पर मार्क्स? ये तीनों मोड ऑफ प्रोडक्शन पैथोलॉजिकल है। लेकिन इसमें भी ये जो भाई साहब है, वो एक्सट्रीम लेवल पर है। तो अब इतना एक्सट्रीम हो जाएगा, शोषण जब इतना कर देंगे, इसीलिए फिर एगालिटेरियन सोसाइटी आ जाएगी। तो इसमें बस एक की टर्म फोकस करिएगा, एक्सट्रीम, क्योंकि इसी एक्सट्रीम कीवर्ड के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में, कि क्लास कन्फ्लिक्ट है क्या और एलिनेशन क्या है। दो की टर्म जो हैं, वो इस एक्सट्रीम कीवर्ड पर ही टिके हुए हैं। अब मार्क्स की जो पैथोलॉजिकल सोसाइटी है, वो क्या है? अनइक्वल सोसाइटी। जबकि डर्कहाइम की जो पैथोलॉजिकल सोसाइटी है, वो कैसी सोसाइटी है? एक ट्रांजिशनरी सोसाइटी। क्योंकि डर्कहाइम देख रहे हैं पैथोलॉजिकल सोसाइटी के बाद उनकी नॉर्मल सोसाइटी आ जाएगी। नॉर्मल सोसाइटी वो किसको मान रहे हैं? डर्कहाइम साहब मॉडर्न सोसाइटी को। प्राइमरी नीड ऑफ मैन इज सर्वाइवलिस्टिक नीड। मैन इन ऑर्डर टू थिंक मस्ट हैव टू ईट। वही फिर से बात, थिंक है तो ईट है, और ईट है तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। व्हेन पीपल आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, अब क्योंकि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा,
तो प्रोडक्शन सिस्टम लगाना पड़ेगा और प्रोडक्शन सिस्टम अगर लगेगा, तो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन तो होना ही होना है। मीन्स अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो तो नेचर से ही हो रही होगी और अगर प्रोडक्शन सिस्टम लग रहा है, तो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन एक नॉर्मल सी बात है। मीन्स मार्क्स की थ्योरी आप एनवायरमेंटल मूवमेंट के केस में भी लगा सकते हैं, एनवायरनमेंटलिज्म में भी लगा सकते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ मीन्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी। व्हेन पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, लोग तो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, डेवलप ए रिलेशनशिप विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो मार्क्स जो डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हैं, वो इकोनॉमिक रियाल में देख रहे हैं। इसको भी हम स्टडी करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर को भी स्टडी करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे किससे? डर्कहाइम के कंसेप्ट से। डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या कहता है? एज पर मार्क्स, डिवीजन ऑफ लेबर इज द डिफरेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर नीड्स। तो ये कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर प्रोडक्शन सिस्टम में कैसे लोग डिवाइड हो रहे हैं, काम डिवाइड कर रहे हैं और काम किस वो प्रोडक्शन कर रहे हैं मीन्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं और खुद की नीड को फुलफिल करने के लिए। देयरफॉर डिवीजन ऑफ लेबर इज एन इकोनॉमिक फिनोमेना एंड नॉट अ सोशल फिनोमेना। तो सोशल फिनोमेना कौन कह रहा है? आपके डरखाइम साहब। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको प्योरली इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देख रहे हैं कौन? मार्क्स। इकोनॉमिक फिनोमेना मीन्स प्रोडक्शन रिलेशनशिप के आधार पर देख रहे हैं। प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर से आप यहाँ पर लिखिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, स्किल्स। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में यही सब आती हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कीप चेंजिंग। और ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का जो चेंज है, अगर वो चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रही होगी? मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी एक चेंज देखने को मिलेगा और मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज देखने को मिला, उसको ही कहा गया हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। व्हेन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एवरीबॉडी, कंट्रोल भी एवरीबॉडी का है। कंट्रोल यूज देम टू प्रोड्यूस मटेरियल गुड्स विच बिकम प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को सब यूज करें, सब कंट्रोल करें और सबके लिए ही वो हो, मीन्स सबकी प्रॉपर्टी बने, तो उसको कहा गया क्लासलेस सोसाइटी। तो ऐसी क्लासलेस सोसाइटी कहाँ पे है? तो ये जो सोसाइटी हैं 3, ये क्लास बेस्ड सोसाइटी हैं। क्लासलेस सोसाइटी एज़ पर मार्क्स यही 2 हैं, एगालिटेरियन सोसाइटी यही 2 हैं। दोनों कम्युनिस्ट सोसाइटी हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी भर-भर कर है। इतना अंतर है। मार्क्स कह रहे हैं डेस्टिनी ऑफ सोसाइटी इज़ डिटरमाइन्ड बाय हू कंट्रोल्स फैक्टर ऑफ और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हैव्स ही बता रहे हैं कैसी सोसाइटी होगी। व्हेन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एवरीबॉडी, दैट इज नॉन एज नॉर्मल सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी। तो एज पर मार्क्स क्लासलेस सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? एक तो ये सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी है, ये नॉर्मल सोसाइटी है और ये सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी है, ये नॉर्मल सोसाइटी है और ये जो सोसाइटी हैं वो पैथोलॉजिकल सोसाइटी है। When forces of production is controlled by one group that is haves, that is known as pathological or class society. People who are controlling over forces of production don't use their labor. तो जो हैव्स हैं उनकी विशेषता क्या है? एक तो उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप है, तो पहली बात तो वो ओनर है। प्लस वो अपनी लेबर को तो बिल्कुल यूज ही नहीं करते। यही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मीन्स निठल्ले टाइप के बैठे रहते हैं। दूसरे के काम पर ये पाले जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? मार्क्स। तो आपसे मैं पूछूँ कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैपिटलिस्ट की विशेषता बताइए, तो आप कहेंगे सर पहली बात तो इनके पास ओनरशिप है, किसकी? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। दूसरा आप कहेंगे सर ये निठल्ले भी हैं, ये काम नहीं करते, ये दूसरे के लेबर पर ज़िंदा रहने वाली कौम है, तो ये जॉब की तरीके से हैं। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, मार्क्स कह रहे हैं। Production relation is a form of property relation coming out of control or lack of control over forces of production, and these production relation define division of labor in society. इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि किसका कंट्रोल है इस पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, वो ही डिफाइन करेंगे कि कौन होगा हैव्स, कौन होगा हैव नॉट्स और वो दिखाएंगे कि हैव नॉट्स को कैसे बांटा जा सकता है
इसी को कह दिया गया डिवीजन ऑफ लेबर। अब नोट्स को किस में बाँट सकते हैं? कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बना दो, कोई इंजीनियर बना दो, कोई गार्ड बना दो, कोई मैनेजर बना दो। इतना इनको बाँट दो इन हैव नॉट्स को कि इन्हें पता ही ना लगे कि इनके पास कुछ है ही नहीं। ये आपस में कॉम्पिटिशन करते-करते मर जाएँ और इनका कॉम्पिटिशन किससे ना हो, इन हैव्स से, इनके पास सब कुछ है। इन्हें ये पता ना लग पाए, इन बेचारे हैव नॉट्स को, ये जो गरीब हैं, ये गरीब हैं किसके कारण? हैव्स के कारण। इसलिए इनको बाँट दिया जाए। तो डिवीज़न ऑफ लेबर एक ट्रिक है किसकी? हैव्स की, जिसकी वजह से ये खोए रहते हैं अपने में ही, बँटे रहते हैं खुद में ही। इट इज़ द चॉइस ऑफ डोमिनेंट क्लास दैट इज़ हैव्स व्हिच डिसाइड व्हाट वन नीड्स टू डू। तो डिवीज़न ऑफ लेबर आप कहेंगे सोसाइटी बता रही है, नहीं भाई। डिवीज़न ऑफ लेबर को तो बता रहे हैं कौन? ये डोमिनेंट क्लास। तो हैव्स बताएँगे कौन क्या करेगा, क्योंकि हैव्स को ही तो उन्हें भ्रमित करना है कि तुम बँटे रहो और हम करते रहेंगे मौज। Hence, it is not a voluntaristic act as one has no other choice. तो डिवीजन ऑफ लेबर में कोई चॉइस वाइस नहीं है सामने वाले के पास। आपको हैव नॉट्स बना दिया है और कुछ आपकी डेजिग्नेशन हम दे देंगे कि आप मैनेजर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, आप ये बन जाइए, टेक्नीशियन बन जाइए, आप वेल्डर बन जाइए, आप फिटर बन जाइए। लेकिन फाइनली काम आप ही करेंगे और आपके काम पर आराम से हम जौ की तरीके से पाले जाएँगे क्योंकि हम हैं हैव्स। ये बोल कौन रहा है? मार्क्स, ना कि मैं। प्रोडक्शन रिलेशनशिप इज़ गाइडेड एंड ड्रिवन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नॉट अ सोशल रिलेशनशिप। तो डिवीज़न ऑफ लेबर को सोशल रिलेशनशिप कौन बोल रहा है? डर्कहाइम। ऐसे ये डर्कहाइम का विरोध कर रहे हैं कौन? मार्क्स। या डर्कहाइम से अपोजिट हैं कौन? मार्क्स। मार्क्स कह रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉट अ चॉइस ऑफ सोसाइटी। ये जो हैव नॉट्स हैं, सोसाइटी को आप क्या समझ रहे हैं? हैव नॉट्स ही समझिए, क्योंकि यही मेजॉरिटी में है। तो हैव नॉट्स की कोई चॉइस नहीं है कि वो क्या बनना चाहेंगे। इट इज़ ड्रिवन बाय डोमिनेंट क्लास। जो डोमिनेंट क्लास बनाना चाहती है, वही हम बन जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल चॉइस एंड इंटरनल टू क्लास चॉइस। अब आप कहेंगे सर, मैं तो इंजीनियर अपने मन से बना। सर मैं डॉक्टर तो अपने मन से बना। मान लीजिए आप कुछ स्टूडेंट हैं और आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा मार्क्स तो ये नहीं कहते। मार्क्स कहते हैं आपको कोई इंजीनियर बना रहा है, इसलिए आप बन रहे हैं। क्यों? इंजीनियर की जब नीड्स समझ में आई किसको? हैब्स को, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। स्टेट को पैसा फंड किया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, उसमें एक लेबर निकलेगी, उसका नाम मैं इंजीनियर कर दूँगा, लेकिन वो काम मेरे लिए करेगा। मैं जितना काम कराना चाहूँगा, वो उतनी देर काम करेगा और मैं उसको पागल बनाए रहूँगा। इसलिए आप इंजीनियर बने हैं तो आप ये सोचिएगा नहीं कि आप अपनी वजह से इंजीनियर बने हैं। एक कोई है बैठा होगा, वो आपको इंजीनियर बना रहा है। ये कौन बोल रहा है? मार्क्स, ना कि मैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सर्वाइवलिस्ट नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आप कोई ऑक्यूपेशन चूज़ कर रहे हैं, तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पुअर हैं, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास ओनरशिप नहीं है। तो वही कहानी है मरता क्या ना करता। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और हैव्स ने आपको बना दिया है इतना पुअर कि आपको उनके बताए हुए काम तो करने पड़ेंगे ही। तो ये तो थ्योरी रही मार्क्स की किस पर? डिवीज़न ऑफ लेबर पर। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि डिवीज़न ऑफ लेबर बताइए एज़ पर मार्क्स, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अभी 1-2 लेक्चर्स में और हम स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर को इन डिटेल। एवरीथिंग इज़ फाउंडेड एंड ग्राउंडेड ऑन मेटलिस्टिक बेस। मार्क्सिज्म में सब कुछ हो रहा है मेटलिस्टिक बेस के आधार पर। कंडीशंस इन द मेटलिस्टिक बेस वुड बी डिटरमाइनिंग द नेचर एंड फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो इसको मेटलिस्टिक बेस क्यों कहा गया? मैंने ये ट्रायंगल बनाया था। इसमें मैंने कहा था ये जो है, ये बेस होता है। बेस किसका बना हुआ है? इकोनॉमी का। इकोनॉमी मीन्स मटेरियल कंडीशन। और उस पे कौन ऊपर टिका हुआ है? उस पे टिका हुआ है आपका सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में कौन-कौन आता है? रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम एटसेट्रा। तो बेस चेंज होगा, तो फिर ये चेंज होंगे। मीन्स बेस पर ही सब कुछ टिका हुआ है इन द थ्योरी ऑफ मार्क्स। ऑल द रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन मेटलिस्टिक रिलेशनशिप। ऑल द रिलेशनशिप, चाहे परिवार के रिलेशनशिप हों, चाहे धर्म के रिलेशनशिप हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के रिलेशनशिप हों, वो सब मेटलिस्टिक रिलेशनशिप के आधार पर हैं। मीन्स वो इकोनॉमी से ही बनाए जा रहे होंगे। ये कौन बोल रहा है? मार्क्स।
रिलेशनशिप किसमें देखना है? स्टेट, रिलीजन, रिलेशनशिप, ये सब बातें। इसको कहा गया क्या कहा गया? सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सियन थ्योरी। तो मार्क्स कह रहे हैं एवरी सोसाइटी हैज़ 2 पार्ट्स। एक है इकोनॉमिक बेस जो मैंने आपको बताया, ये हो गया इकोनॉमिक बेस एंड एक है सुपर स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर, इसको करिए सुपर स्ट्रक्चर। ऑल इंस्टीट्यूशन इन द सुपर स्ट्रक्चर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेस। मैंने आपको बताया कि बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या-क्या आ रहे हैं? एक तो स्टेट आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, रिलीजन आ रहा है। अब देखते हैं कैसे स्टेट इस इकोनॉमिक बेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे एजुकेशन इस इकोनॉमिक बेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे रिलीजन इस इकोनॉमिक बेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे फैमिली उस इकोनॉमिक बेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कैसे लॉ इकोनॉमिक बेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब इस पर देख मीन्स ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था, इसमें ये जो मैंने एरो बनाया था, इस पर फोकस करना है ये कैसे हो रहा है। सुपर स्ट्रक्चर ऑल इंस्टीट्यूशन इन द सुपर स्ट्रक्चर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेस। स्टेट ग्रेटिफाइंग द नीड्स ऑफ दोज हु कंट्रोल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो स्टेट है, जो सरकार है, सरकार या गवर्नमेंट जैसा कुछ, ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर जिनका कंट्रोल है मीन्स हैव्स की चापलूसी में लगे हुए हैं। ये कौन बोल रहा है? मार्क्स। एजुकेशन एजुकेशन भी डिजाइन हो रही है एज पर द नीड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोमिनेंट क्लास। अगर हैव्स को चाहिए कि यार मेरी इंडस्ट्री में ऐसी एजुकेशन चाहिए तो स्टेट तुरंत आ जाएगा, स्टेट एजुकेशन सिस्टम को वैसे ही बदल देगा। रिलीजन वैल्यूज विच सूट्स डोमिनेंट क्लास आर प्रमोटेड थ्रू रिलीजन। तो वही वैल्यूज रीजन भी बढ़ाएगा जो हैव्स को मदद कर रही हो। तो आप देख रहे हैं जो दलित थॉट है सोशियोलॉजी में, वो यहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, मार्क्स की इस थ्योरी से इन्फ्लुएंस होता है। तो दलित जो थ्योरिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं इस डोमिनेंट क्लास में वो रख दें किसको? ब्राह्मणिक थॉट वाले लोगों को, और जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसमें वो जो बचे हुए लोग हैं उनको रखते हैं। तो ऐसे हैव्स और हैव नॉट्स बनाने की कोशिश की जाती है इन द रियल्म ऑफ रिलीजन। देखते हैं फैमिली, फैमिली कैसे इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस होती है। इट किल्स द क्रिएटिविटी, इनोवेशन ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले क्रिएटिविटी और इनोवेशन को तो खत्म कर दो। एंड कंपेल्स हिम टू डू व्हाटएवर ही नेवर वांट्स टू डू। और उसको वो कराया जाए जो कुछ नहीं करना चाहता, वो जो नहीं करना चाहता। एंड स्टडी समथिंग दैट इज सेलेबल इन द मार्केट। और उससे वही कराया जाए जिससे वो नौकरी पा सके। और नौकरी कौन देगा? एक कैपिटलिस्ट। तो फैमिली लग जाती है कि जो कैपिटलिस्ट पढ़ाना चाहता है वैसे उसको बनाया जाए। उसे अगर साइंस नहीं समझ में आ रही फिर बेचारा साइंस पढ़ेगा। आर्ट्स तो उसको पढ़ने ही नहीं देंगे। देयरफॉर इट सप्लाइज मैन पावर। तो फैमिली का काम क्या है? कैपिटलिस्ट को दिए रहो मैन पावर टू द मार्केट। व्हेन प्रोडक्शन सिस्टम चेंजेस रोल ऑफ फैमिली आल्सो चेंजेस। और आपने देखा कि जैसे प्रोडक्शन सिस्टम चेंज होता है, रोल ऑफ फैमिली भी चेंज हो जाता है। ये भी हम चर्चा करेंगे कैसे न्यूक्लियर फैमिली और ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली चेंज हुई है। ये अब सेंटेंस है यहाँ पर, इसको आप नहीं समझ पाए होंगे। इट किल्स द क्रिएटिविटी इनोवेशन ऑफ द चाइल्ड। ये बात यहाँ पर क्यों लिखी गई? ये इसलिए लिखी गई कि फैमिली है, फैमिली ने कहा स्कूल में जाओ यस सर बोलना सीखो, जो सर कहें वो करना सीखो, अपना दिमाग मत लगाओ, इनोवेशन मत करो। तो बच्चा सीखता है इन चीज़ों को और फिर वो जाता है एक इंडस्ट्री में और देखता है कैपिटलिस्ट को। तो फिर बच्चा इसको रिपीट करता है कि कैपिटलिस्ट को सर बोलना है। कैपिटलिस्ट जो करवाना चाहता है उस वही करो, ना कि इनोवेट करने लगो। कैपिटलिस्ट ने जैसा बोल दिया वैसा करते रहो, अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर दो। मीन्स कैपिटलिस्ट के यहाँ काम कैसे करना है, ये कौन आपको सिखाता है? फैमिली थ्रू एजुकेशन सिस्टम। लॉ, लॉ कैसे इकोनॉमिक बेस पर टिका हुआ है? प्रॉपर्टी लॉज़ हैं, लेबर लॉज़ हैं, टैक्स लॉज़ हैं। ये जो सभी लॉज़ हैं, ये फ़ेवर कर रहे हैं किसे? पीपल व्हिच आर डोमिनेंट इन ग्रुप्स इन द इकोनॉमिक बेस। तो ये जो भी लॉज़ हैं, वो बनाए गए हैं हैव्स के लिए कि इनके जो लूप होल्स हैं, उनको हैव्स यूज़ कर लें और हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते रहें। ये कह रहे हैं मार्क्स। तो यहाँ पर एक लाइन लिखिए, आप सब समझ जाएँगे कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो ना फैमिली, ना बाप, ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया मीन्स इकोनॉमी। ये जो बॉलीवुड सॉन्ग है, ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फिट होता है। अब देखते हैं, जो लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स पढ़े थे, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मार्क्सियन थ्योरी पर।
मैनिफेस्टेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इन मटेरियल रियल्म इज दैट टू मेन क्लासेस दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स इन एवरी हिस्टोरिकल एपक इज इन एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। अब देखिए, पहला लॉ लगाइए, कॉपरेशन बिटवीन टू एंटागोनिस्टिक क्लास। तो मास्टर एंड स्लेव मिलेंगे, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी बनेगी। लॉर्ड्स एंड सर्व मिलेंगे, फ्यूडल सोसाइटी मिलेगी। बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट मिलेंगे तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी मिलेगी। तो अपोजिट तो हैं दोनों, इनके इंटरेस्ट अपोजिट हैं, लेकिन बेचारे फिर भी मिलते हैं और एक हाई लेवल की सोसाइटी बनाते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स इन मटेरियल रियल्म इज दैट द न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस स्टार्टेड डेवलपिंग इन द बॉम्ब ऑफ ओल्ड सोसाइटी and they continue to develop up to a threshold beyond which these incremental changes led to fundamental transformation of a society to a new type। देखिए, क्वालिटेटिव चेंजेस का मीनिंग क्या है? ये जो इक्वल सोसाइटी है दो, और ये बीच में तीन इनइक्वल सोसाइटी, तो इक्वल से लाइए इनइक्वल और इनइक्वल से लाइए इक्वल, तो यहाँ पर आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो होंगे क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज मीन्स, अब ये क्वालिटेटिव चेंज क्यों देखने को मिला कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इन पर बहुत ज़्यादा शोषण हो गया होगा, किस पर? प्रोलेटेरियात पर। तो उन्होंने फिर रिवॉल्यूशन किया और उस रिवॉल्यूशन को ही कहा गया क्वालिटेटिव चेंज, जिससे एक क्लास बेस्ड सोसाइटी चेंज हो गई किसमें? क्लासलेस सोसाइटी में। एक तो बड़े पर्सपेक्टिव में हमने देखा इन तीन सोसाइटी को रिस्पेक्ट में, मीन्स एक क्लासलेस, क्लास बेस्ड एंड क्लासलेस सोसाइटी। दूसरा क्वालिटेटिव चेंज हम देखते हैं हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने में, इसमें भी आप क्वालिटेटिव चेंज को फील कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ डायनेमिक्स, सॉरी डायलेक्टिक्स यहाँ पर लग रहा है। अब थर्ड लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स की बात करें, मैनिफेस्टेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स इन मटेरियल रियल्म इज एज फॉलोज। क्लास सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ नेगेशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी। वही बात, ये जो क्लास सोसाइटी है इसको नेगेट करके एक, सॉरी क्लासलेस सोसाइटी है उसको नेगेट करके एक क्लास सोसाइटी बनी, और एक क्लास सोसाइटी को नेगेट करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनी। लॉ ऑफ नेगेशन लग गया। कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी द रिजल्ट ऑफ नेगेशन ऑफ क्लास सोसाइटी। शुरुआती जो तीन क्लास सोसाइटी चल रही हैं उनको खत्म करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, कौन सी? कम्युनिस्ट सोसाइटी। बुक ऑफ कार्ल मार्क्स, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन 1859। तो इस बुक में ही हिस्टोरिकल मेटलिज्म के बारे में लिखा गया। हिस्टोरिकल मेटलिज्म, अब देखिए, आप अपने माइंड में एक चीज सेव करके चलिएगा, क्या? मार्क्स इन हिज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म और मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये चेंज देख रहे हैं थ्रू हिस्टोरिकल मेटलिज्म, मीन सोशल चेंज की अगर बात कर रहे हैं तो भी, या एक पर्टिकुलर सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड विद पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन को रीड कर रहे हैं, तो वो किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? वो यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, नॉट एशियन और अफ्रीकन। मीन्स मार्क्स जो भी थ्योरी दे रहे हैं सोशल चेंज की या पर्टिकुलर सोसाइटी को स्टडी करने की, वो दे रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, ना कि अफ्रीकन और एशियन। ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी। ये एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 अपने सिलेबस टॉपिक में, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो मार्क्स की जो थ्योरी है, मार्क्स की जो थ्योरी है वो चैप्टर नंबर 6 में भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल कैपिटल सोसाइटी। तो यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ी जाएगी। मीन्स ये दोनों टॉपिक, एक तो ये और कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म या मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये आपस में आप एक साथ पढ़ सकते हैं। आल्दो जब मैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ पढ़ाऊंगा तो मैं यह फिर से एक बार दोबारा कवर कराऊंगा जो चीज़ें छूट जाएंगी। तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको देखेंगे कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है इन डिफरेंट टाइप ऑफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा
जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।